यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर 2021 के पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो हम कर चुके हैं और ये हमारा 3rd वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 37 से अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। इसमें एक बार आप लोग रीड कीजिए क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको लेना चाहता हूँ कि आप खुद रीड करके वहां तक पहुंचे हो, उसके बाद बीच में मैं आपका असिस्ट करूंगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद आप आंसर बताइए, बोलिए कौन सा होंगे। सर हिंदी में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या सर? चालतंय की तुम्ही मारले तर तीच पुस्तक आहे ही, फक्त वेगवेगळा अध्याय केला. हेलो, अगर हिंदी में दूंगा तो फोटो मारून येणार, हिंदी का वर्डिंग ऐसा होता है। फोटो मारून प्रिंट मारलेले. अगर हम हिंदी में अगर इसका अनुवाद कर देता हूँ मैं, लेकिन इसका वर्डिंग, वो हिंदी का जो वर्डिंग है वो ज्यादा आपको मतलब डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध वर्ड का इस्तेमाल करते हैं नेट वाले। जैसे इसमें मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, क्या बोला इसमें, तो बहुत आसान है। इफ 2 numbers divided by a third number give the same remainder, their difference is exactly divisible by the number। हिंदी में बोल देता हूँ, अगर 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या के द्वारा विभाजित किए जाने पर समान शेष देती है तो उसका अंतर उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो, आपको हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है कि इंग्लिश? स्टेटमेंट 2 मैं बता देता हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। इसको हिंदी में हम करते हैं, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो। अब आप लोगों को बताएं कौन सा कंफर्टेबल लगता है, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? जो भी लगता है आप इसको मैंने चेंज कर दिया हिंदी में ऑप्शन है। लेकिन ये जो आप चेंज, मैं आपको ना अगले बार कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर सकूं, लेकिन आपको लगेगा कि इंग्लिश ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा। उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे हिंदी से ज्यादा आपको कंफर्टेबल इंग्लिश लगेगा। ओके, आपको जैसा लगे वैसे करिएगा। नहीं, आप, मैं दोनों कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन हिंदी का जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यूजीसी नेट वाले, वो तरह शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और कई तरह के ऐसे हिंदी ऐसे होती है जिसमें, और वो खुद दावा भी नहीं करते, वो बोलते कि अगर कंट्राडिक्शन होगा तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे। लेकिन आप बताओ, ए बी सी डी में कौन से लोग हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। मतलब कथन पहला और कथन दूसरा दोनों असत्य है। कथन पहला और कथन दोनों, बी ऑप्शन जो है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों आपका सत्य है। और सी ऑप्शन है, कथन पहला फॉल्स है यानी असत्य है और कथन दूसरा सत्य है, ट्रू है। और चौथा आप समझ ही रहे हो, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। 1 मिनट से ज्यादा समय लग गया, आप लोग बोलो आंसर कौन से होंगे। 1 मिनट के अंदर ही आपको कहां तक पहुंचना है, क्वेश्चन रीडिंग भी करनी है, सॉल्व भी करनी है, आंसर तक भी पहुंचनी है, ये आपको सर सी। ओके, आप लोग सी बोल रहे हो। ओके, और कोई? अटेम्प्ट करो, सही होना जरूरी नहीं है। अगर सही होता तो हम पढ़ने क्यों बैठते हैं? कोशिश करो, गलत सही जो भी बोलो, फिर सही तो मैं बोलूंगा ही, सारा सबका मैं सही बोलूंगा, सबको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप तो कोशिश तो करो। करते करते देखोगे 4-5 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद कितने स्मूथ आपको लोग मतलब सॉल्व करने लग जाओगे। सी आपने बोला ना, आप फिर से चेक कीजिए, सी नहीं होगा आंसर। चलो मैं बता देता हूँ आपको। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि 2 नंबर आपका ए और बी है, जैसे कि इसमें बताया गया है, जो कि आपका डिवाइडेड बाय सी है, और मान लीजिए कि रिमाइंडर इसका आर है। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, देखो जैसे हमने 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या होता है आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा,
और 1 रिमाइंडर रहेगा, तब क्या लिखते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। सेम इसी को हम फॉलो करेंगे। हम सपोज करते हैं कि दो नंबर ए और बी है और वो डिवाइडेड बाय सी होता है और आर मान लीजिए रिमाइंडर होता है। तो इसको अगर अप्लाई करें इस कॉन्सेप्ट को, तो क्या होगा आपका ए इज इक्वल टू सी इंटू मान लीजिए K1 प्लस आर मतलब रिमाइंडर, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2, तो क्या होगा आपका, ऐसे हमने C इंटू K1 मान लिया हमने, ये प्लस आर मतलब रिमाइंडर है। अब बी इक्वल करेंगे, बी कितना हो जाएगा आपका C इंटू K2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, सेम रिमाइंडर है, वो भी हम इसको आर ले लेंगे। अब निकालिए ए माइनस बी अगर निकालते हो क्या निकलता है, माइनस करो C K1 प्लस आर, ये ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस C K2 प्लस आर, एक और ब्रैकेट में रखते हैं, इजिकल टू क्या होगा C K1 प्लस आर माइनस C K2 माइनस आर, ये प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, C कॉमन निकाल लेंगे, K1 माइनस K2। आप देख रहे हो थोड़ी सी मैथ्स की थोड़ी बेसिक नॉलेज की थोड़ी सी जरूरत है इसमें। क्या देखते हो, C अगर बाहर है तो क्या होगा, डिविजिबल बाय C होगा ना, जी सर। C एज ए कांस्टेंट कॉमन बाहर है ना, तो C से डिवाइड होगा ये। तो यही बोल रहा है ना स्टेटमेंट आपका जो है 1 में, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर, हमने थर्ड नंबर से हमने डिवाइड किया, गिव द सेम रिमाइंडर, तो हमने क्या किया, दोनों केस में हमने रिमाइंडर का हमने आर मान लिया, ये दोनों केस में हमने, क्योंकि सेम रिमाइंडर बोला जा रहा है। गिव द सेम रिमाइंडर, देयर डिफरेंसेस मतलब उनका अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंसेस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, देखो डिविजिबल है ना, माइनस करने के बाद सी बाहर निकल आया ना, जब ये सी बाहर निकल गया, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 इंटू A माइनस बी, इसका मतलब क्या, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 बाहर है, 2 कट जाएगा, तो C अगर बाहर है तो क्या होगा, C से ये डिविजिबल है, तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट 1 क्या है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू जो बताया जा रहा है इसमें, दो या दो से ज्यादा जो गिवन नंबर होगा is the smallest number which is exactly divisible by each of them, ये होती है आपका जो हम एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट होती है जो हम निकालते हैं। तो बी वाला पार्ट जो है वो सही नहीं होगा, गलत है वो, क्योंकि इसको अगर हम हिंदी में बोले तो आप जानते हो कि दो जो आपको जो नंबर दिए जाएंगे, दो या उससे अधिक संख्याओं का जो अगर एलसीएम निकालोगे, लसापा निकालोगे, लघुत्तम समावर्तक निकालोगे, तो क्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि 2 5 2 5 और 3, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 2 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अब 30 वो कम से कम मतलब 30 के अलावा 60 भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जिससे 2 5 3 दोनों तीनों ही कट जाती है, लेकिन 30 क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या जिससे 2 भी डिवाइड होगा, 5 भी डिवाइड होगा और 3 भी डिवाइड होगा। और 30 के मल्टीपल में जाओगे 60 90 ये सब भी होगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है सॉरी, सेकंड देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आप जो सी बता रहे हो स्टेटमेंट सेकंड कैसे कैसे ट्रू होगा बताओ,
सी में बोला है ना, स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 सेकंड करेक्ट है। जी 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 सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो लोएस्ट हो गया ना। हाँ जी, तो ये क्या होगा आपका, इसमें से क्या होगा, ऑप्शन डी। हाँ डी, हाँ बोथ नहीं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, थोड़े से मैथ है इसमें। किसी को भी कोई डाउट अगर है तो वो पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग ये भी पता कीजिए कि आपका वीक पार्ट क्या है, कौन सी है। Identify the correct sequence of countries that are the world's leading geothermal power in MW. Process there. आपके पास है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए, इंडोनेशिया। इसमें आपको चूज करनी है। ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है ये। यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एनवायरमेंट, हमने पॉल्यूशन एनवायरमेंट के ऊपर जो चैप्टर यूनिट है, आप ट्राई करो। अब ये पूरा जीके बेस्ड है। हमने बी मैराथन, होगा, बी लगता है, डी लगता है, बी 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 फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, बी लगता है। ओके ठीक है, बाकी लोग बताएं। सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आंसर कैसे ला सकते हैं, मतलब गेस करके, रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करके या करेक्ट को इंक्लूड करके कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ जो आपका MW का मतलब होता है मेगावाट होती है। तो पूरे दुनिया में जो आपका जो जैसे कहते हैं हम लोग अग्रणी कह सकते हैं। जियो, जियो मतलब क्या हुआ, अर्थ हो गया। थर्मल का मतलब क्या होगा, आपका जो हीट होती है, तो इसका नाम होती है कि भूतापीय ऊर्जा कहते हैं इसको हिंदी में, या जियो थर्मल एनर्जी, या जियो थर्मल पावर, इसको जो हमने नाम दिया हमने। तो जियो थर्मल पावर के जो आपका प्रोडक्शन जो करने वाले जो कंट्री होती है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा के जो उत्पादक देश होती है, ये देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगभग आपका 3714, मतलब 14 मेगावाट के उत्पादन करता है ना। इसको फिगर का आप लोग लिख लो, क्योंकि ये आपका जो है आगे काम देगा। यूएसए जो करता है वो 3714 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली करता है। जो इंडोनेशिया जो है ये आपका यूएसए हो गया। इंडोनेशिया जो करता है वो करीब होता है इसका 2133 MW करता है, मेगावाट करता है। फिलीपींस जो इसके बाद नाम आता है, फिलीपींस का नाम आता है, फिलीपींस करता है करीब 1918 मेगावाट। इसलिए इसको समझाने में कुछ नहीं है, इसमें खाली आपको लर्न करनी है। जो आप डेटा, जो आप अगर आपने बुक खरीद लिया आपने, जो मदान जी का, केवीएस मदान या कोई अच्छी सी बुक अगर खरीदा है, तो उसमें सारा डेटा आपको गिवन होती है। तो वहां से आपको ये मतलब ये लर्न करनी होती है, समझाने का उसमें कुछ नहीं है। टर्की जो होता है वो करता है, उसका जो आपका जो डेटा है वो 1526 मेगावाट है। और जो न्यूजीलैंड करता है उनका डेटा है 1005 मेगावाट न्यूजीलैंड के लिए। और जो आपका आइसलैंड करता है, मैं खाली शॉर्ट में लिख लेता कि हमारा टाइम बच जाए। आइसलैंड जो करता है वो, उसका डेटा है 755 मेगावाट है। अगर आपको ये डेटा याद है या आइडिया है, अगर आपने पूरा इतना भी आपने एग्जैक्टली अगर नहीं भी याद रखा है, तो अगर आपने खाली इतना याद रखा है
कि यूएसए 3000 3,500 से मतलब 4,000 के आसपास है, इंडोनेशिया करीब 2,000 के आसपास है, फिलीपींस आपका जो है उससे थोड़ा सा कम 1,900 के आसपास, टर्की 1,500 के आसपास, न्यूजीलैंड आपका 1,000 के आसपास, और आइसलैंड जो आपका वो आपका 750 के आसपास। तो भी आपका काम बन जाएगा, आप मतलब उसका ऑर्डर निकाल लोगे। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब सबसे ज्यादा सी आएगा ना, तो सी इज ग्रेटर, तो सी बी और सी डी में आएगा ग्रेटर है, सर। तो तो बताओ ऑप्शन ए बी सी डी डी में क्या लेंगे। आंसर तो डी आएगा ना सर, डी का सबसे ग्रेटर है। नो सो सी का ग्रेटर सर है, सी तो सी सी सबसे ग्रेट है और बी सबसे छोटा है। सी आएगा। पहले ही कट गया, ये पहले ही कट गया, ये पट गए, हाँ। क्योंकि सी हमने सबसे बड़ा है, बी सबसे छोटा है। सी से शुरू की। यूएसए का कितनी है, सबसे ज्यादा है, तो यूएसए का सी से है। अब आप देखो सी के बाद कौन सी लेनी है आपका, ए और डी। सर आखिरी में बी लेनी है, आखिरी में बी लेनी है, बाकी सब छोड़ दो। तो बस हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से आप देखते हो कि अगर ज्यादा आपको एकदम पूरा मतलब रट्टा मार के रखने की जरूरत नहीं, खाली आइडिया होना चाहिए। वो सर बोलता ही कम और ज्यादा मोस्टली तो वही पूछेंगे ना, कम और ज्यादा। हाँ जी, मतलब आपको अगर पूरा पूरा डेटा याद भी नहीं है, और खाली अगर आपको इतना ही पता है कि यूएसए का सबसे ज्यादा है, तो भी आपका 2 रॉन्ग आंसर कट गया। ए और डी जो है पहले कट गया, अगर आपको इतना आइडिया है कि हाँ यूएस का सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा और सबसे कम का अगर पता है आपको, तो फिर आप पहुंच गए एकदम पूरा। आपको ज्यादा डेटा आपको रखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा और सबसे कम का अगर आपको याद है, तो भी आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि सबसे कम किसकी है, आइसलैंड की है। कितनी है, बी है। तो बी क्या होगा, एकदम अंत में होगा। और सबसे ज्यादा किसकी, यूएसए है, तो ये पहले में होगा। बाकी सबकी जरूरत ही नहीं है। ओके, 39 कीजिए। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन को आप लोग बहुत अच्छे से करो, ये आपको बहुत ज्यादा आपको जो है ना मतलब एडवांटेज दे देता है। ये सारे एग्जाम में देता है, खाली के एग्जाम में नहीं। ये आपका जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करने की आपको होती है, तो वहां पे आप इस चीज को डेवलप करो। किसी को भी सारा चीज याद नहीं होता, वहां जाके ऐसे ही निकालते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होंगे जिनको सारा चीज याद रहती है। Which of the following is not a parameter of ranking according to NIRF? बताओ। सर ये होगा आप ये बोल रहे हो, जी सर। ताकि लोग ट्राई कीजिए। देखो मैं बता देता हूँ सर क्या ये पूछा है। NIRF तो रैंकिंग के लिए होता है ना, रैंकिंग देने के। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका पूरा नाम होता है। मैंने भेज के भी रखा है आप लोगों को याद करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF होती है। तो कैंपस प्लेसमेंट इज तो नॉट, डी आएगा फिर। आप डी बोल रहे हो, ठीक है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जो आपका क्या बोला, कैंपस प्लेसमेंट, फिर क्या बोला आपका, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सी में जो बताया जा रहा है। और डी में क्या बोला जा रहा है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। थोड़ा बात कर लेते हैं। कैंपस प्लेसमेंट जो इसमें जो बताया जा रहा है, उसका अर्थ क्या होगा। आपका NIRF के अनुसार जो होती है, वो रैंकिंग के लिए जो आपका जो पर्टिकुलर जो परिषद होती है, उसके कैंपस के लिए उसका नहीं होता है। इसका कैंपस प्लेसमेंट इज नॉट पैरामीटर फॉर द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू NIRF। NIRF का जो पैरामीटर होता है, वो होती है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसको शॉर्ट में TLR भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, तो TLR भी कहते हैं। सेकंड क्या होती है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसको RP भी कहते हैं शॉर्ट में। फिर क्या होती है आपका
ग्रेजुएशन आउटकम, जिसको जीओ भी कहते हैं। फिर क्या होता है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसको ओआई भी कहते हैं। और पीयर परसेप्शन, तो ये आपका जो है मतलब जो पांचवा होती है, मतलब अवधारणा कहते हैं इसको, पीयर परसेप्शन को, ये होती है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो है, ये आपका एक मेथोडोलॉजी होती है जो अडॉप्ट किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये क्या करता है, आपका रैंक करता है मतलब इंस्टीट्यूशन के हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के। ये जो फ्रेमवर्क है ये आपका अप्रूव किया गया था एमएचआरडी, और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। कब किया गया था? 29 सितंबर 2015 को। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल इसलिए बता दिया कि और किसी क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा, डिटेलिंग जो है। और जब हम मैराथन क्लास करेंगे सब चीजें हम इसलिए मैंने रखने की कोशिश किया। हमें 2 मैराथन रखूंगा मैं। अब आप लोग टाइम डिसाइड करें कब करने हैं, और अगर सबका मैच नहीं हो पाता तो मुझे फिर बाद में ऐसा करना पड़ेगा कि हम कर लेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे अगर सबका टाइम मैच नहीं कर पाता। लेकिन तब भी आप लोग कोशिश करो, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास से एक अलग ही मतलब वैल्यूज होती है, तो अगर हो सके तो, वरना हम कर लेंगे, बाकी लोग फिर से उसको रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 39 का? डी, सॉरी ए ई। ए क्या? टीचिंग लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर? सॉरी नॉट नॉट। बोला है। ए ही होगा ना सर हाँ, फिर। कैंपस। ये नॉट वर्ड को ख्याल रखना, और कैंपस प्लेसमेंट आपका जो है नॉट, इसका कोई मतलब नहीं है उसका इसके साथ, कैंपस हाँ, प्लेसमेंट के साथ, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये नॉट वर्ड जो है ना, हमें कई बार हम चक्कर में डाल देता है, हमसे गलती करवा लेता है जानते हुए भी आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, बताओ कौन सा है 40 का? कोशिश करोगे क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर तक पहुंचो, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। सर प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज करने के लिए वैसे तो सारे एयर पोल्यूशन ये वो रिजल्ट होगा ही, उस मतलब रीजन है ही, बट ग्रीन इंडिया मिशन हो सकता है, या फिर वेस्टर्न घाट में अगर कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड है डेवलपमेंट, तो वो हो सकता है। तो ऐसे तो मुझे तो बी ज्यादा सुटेबल लग रहा है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है और जितने मतलब जानते हो, रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन, करेक्ट आंसर को इंक्लूड करना, सब कुछ मिला के बोला, आप क्या लोगे? वहां तो जगह आप बी, खुद के तो आओगे नहीं, कुछ करके आओगे, क्या करके आओगे अगर आपका आंसर नहीं भी आ रहा मैं है? करके आई तो बी करके आऊंगी। आप भी करके आओगे, ठीक सर है। ए लग रहा है हमें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये करके आओगे ना जी सर। संजय जी? अगर जी आपको सर। नहीं लग रहा आप ये करके आओगे, और एक सेकंड, जी आप भी करके आओगे, ठीक है। यही हमको चाहिए कि हमें जब हमको नहीं आता है तब हम कैसे करेंगे। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। और कोई किसी का आंसर है? सर डी डी भी हो सकता है, एस नहीं, सी डी ई। आप क्या लोगे अगर आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे? मान लो आपका आंसर क्वेश्चन आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्या दोगे? नहीं, ग्रीन इंडिया मिशन तो आएगा ही, डी तो आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि वो करेक्ट ही है। तो आप खाली ऑप्शन बताओ मुझे, एबीसीडी में क्या बोलोगे आप? ठीक हम्म, होता है, हम्म। आप करके आओगे ना, कौन सा आपसे चेक करोगे अभी? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, मैं बताता हूँ। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय जो आपका जो कार्य जो शुरू किया था, वो है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। ये कब हुआ था? ये 30 जून 2008 से लागू किया गया था। ये मतलब लागू किया गया है इसमें। इसका जो मुख्य उद्देश्य होती है, सभी रिसोर्सेज को, सभी साधनों को पहचान करता है
जो कि डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लक्ष्य को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये राष्ट्रीय कार्य योजना को एक कोर रूप आपका देता है। ये मतलब कोर रूप के रूप में ये 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया है, जो उसका कोर रूप देता है। ये जो मिशन है ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन अनुकूल करना, और आपका कम से कम मतलब मिनिमाइज करना जितना भी आपका जो नेगेटिव फैक्टर्स को, प्राकृतिक संसाधन का उसका आपका मतलब बचाव करना यानी संरक्षण करना, और ऊर्जा की जो एफिशिएंसी है यानी आप कह सकते हो ऊर्जा ऊर्जा दक्षता इत्यादि को डेवलप, आपका जो समझ है उसको डेवलप करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए यह केंद्रित की गई थी। तो इसका अगर हम बोल दें इसको इंग्लिश में भी कि नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन इंडियन मिशन ऑफ नेशनल वाटर मिशन आर द मिशंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, NAPCC। The National Action Plan on Climate Change was formally launched on the, कब हुआ था, 30 जून 2008। ये आप डेट को याद रखना। The NAPCC identifies, क्या करता है, identifies measures that promote development objectives while also yielding co-benefits for addressing climate changes effectively, ताकि उसको प्रभावपूर्ण तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए उसको बनाया गया है। There are 8 national mission which form the core of the national action plan which is given। क्या क्या होती है, पहला क्या आपका राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन। सेकंड क्या आपका हरित भारत मिशन, आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, हरित भारत मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। आपका ताकि ऊर्जा के पूरी पूरी तरह से आपको मतलब वो किया जा सके, मतलब उपयोग किया जा सके। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमारे कृषि के क्षेत्र के लिए, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सारा डिटेल आपको जो भी टेक्स्ट बुक का फॉलो करेंगे उस टेक्स्ट बुक में पूरा पूरा दिया होगा। जो कोई भी अच्छे टेक्स्ट बुक का अगर फॉलो करते हो उसमें सारा दिया है, वहां भी आप पढ़ सकते हो सारा। चाहे आप KVS मदान का लेते हो या और भी बहुत से आपका पब्लिकेशन से आप ले सकते हो कोई भी अच्छा सा। इन सब में आपको मिलेंगे। आपको एक बुक आपके पास होना चाहिए जो एकदम लेटेस्ट बुक हो, पुरानी ना हो। तो अब बताओ इसके ऑप्शन क्या बोलोगे इतने कुछ जानने के बाद। सर इसमें ग्रीन इंडिया आ गया, नेशनल जो आपने पढ़े हैं बी सारे, आएगा फिर। इसमें ग्रीन इंडिया आ गया, वाटर मिशन भी आ गया, हम्म, तो बी और डी होना चाहिए ऑप्शन में, तो ABD। क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी सही होगा ना। बी बी बी। ये पेपर सॉल्व का आ गया। ये चीज सामने आ रही है कि यूनिट 10 को आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से रेडी नहीं है, क्योंकि हम ये जीके का सेक्शन आपका यूनिट 10 तो खैर आप, सर जी बहुत पुअर है। हाँ ये यूनिट 9 का सेक्शन हमें बहुत अच्छे से करना है। हमारे ये भी एक बहुत बड़ा मोटो था कि एवरेज लोगों की किसमें ज्यादा मतलब कमी है, किसमें हमें ज्यादा हमें मतलब बूस्ट करना चाहिए। तो हमने देखा कि यूनिट 9 में अच्छे से करना है, क्योंकि आप जीके को पूरा पूरा तैयार कर देनी है। तो उसके लिए हम मैराथन क्लास करेंगे यूनिट 9 के ऊपर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, एवरी एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू ए नेटवर्क इट इज गिवन आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, डिवाइस दैट नेवर डिस्कनेक्ट रिटेन द सेम आईपी एड्रेस। अब आप इसको रीड करो, आंसर तक पहुंचो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो सोचो, हॉल में तो आप छोड़ के तो नहीं आओगे ना, करके आओगे, क्या करोगे। सर ट्रू लग रहे हैं, बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन बोल रहे हो, ओके। आगे बाकी लोग बोले।
इसका हिंदी में बोलने की जरूरत है? क्वेश्चन को बोल दो हिंदी में। हिंदी में अगर इसका अनुवाद कर देते हैं, every time a device connect to a network, it is given an IP address, internet protocol address. Device that never disconnect retain the same IP address। यानी हिंदी में बोल देंगे तो हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है आपका? डिवाइस जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका आईपी एड्रेस समान बना रहता है। पहला क्या अगर बात करेंगे पहला स्टेटमेंट के लिए, तो हम पहले हिंदी में बोल देते हैं कि हम जानते हैं कि हमने जब आईसीटी के पर हमने पढ़ाई किया था, जब हमने थ्योरी पढ़ा था, तभी हम बताए थे कि हर बार जब हम एक डिवाइस नेटवर्क से जुड़ता है तो इससे क्या होती है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं ना, कि आपका आईपी एड्रेस मतलब चेक किया जाता है या ऑब्जर्व की जाती है। जब किसी कंप्यूटर, टैबलेट या फोन को इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस क्या करता है, वो इश्यू करता है यानी जारी करता है। और इस आईपी एड्रेस से क्या होती है, उस डिवाइस की पहचान होती है कि उसमें से जो भी अपलोड किया गया, डाउनलोड किया गया, जो भी चीज एक्टिविटी की गई है उससे उनको पता चल जाता है कि ये कहाँ से की गई है। और जो स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि डिवाइस दैट नेवर डिस्कनेक्ट रिटेन द सेम आईपी एड्रेस, इसके बारे में हमने बताया था, समझाया था आपको कि वे डिवाइस जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं उनका आईपी एड्रेस एक समान ही होती है। आईपी एड्रेस के दो आपका जो संस्करण होती है, IPv4 और IPv6, ये हमने बताया था आपको। इस एड्रेस के हेल्प से ये हम टारगेट को यानी लक्ष्य को हम आसानी से हम खो सकते हैं कि कहाँ से क्या आपका किया गया था। इस तरह से क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी सही होगा। संजय जी एकदम सही सही बताते हो आप, कंग्रेचुलेशन, सच में आप बहुत अच्छे बताते हो। बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते नहीं है, हमें पता नहीं चल पाता कि आप लोगों का क्या एक्चुअली क्या हमें कैसे करनी है। The form of asking mainly closed-ended questions that has been used in connection with the examination people normative standard को क्या बोलते हैं? आप इसको कीजिए। हिंदी में बोल दो इसको। क्या है कि द मेन फॉर्म ऑफ आस्किंग मेनली क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस that has been used in connection with examination of people's normative standard। तो मुख्यतः सीमित उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं, मतलब सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का जो तरीका, जो लोगों को हिंदी में बोलोगे इसको नियामक बोलोगे, जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एडेप्टिव टेक्निक्स। चलो मैं कोशिश करने के लिए। जो आपका बताया जा रहा है इसमें कि द फॉर्म ऑफ आस्किंग मेनी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, तो फॉर्म ऑफ आस्किंग मेनी क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है ये आपका क्या करता है, ये आपका कनेक्शन, आपका कनेक्शन विद मेनी एग्जामिनेशन पीपल नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, इसको नाम क्या होता है, विग्नेट टेक्निक्स होता है। ये टेक्निक क्या करते हैं, ऐसा मेथड होती है जो कि आपका जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके परसेप्शन हो गया, ओपिनियंस हो गया, बिलीव्स
सिस्टम्स हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, उनके रेस्पॉन्सेस के या कमेंट्स के जरिए काफी हद तक हमें उनके सिनारियो का, सिचुएशन का हम जान लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और वैसे भी जो आपका जब कहीं पे इंटरव्यू वगैरह होता है तो इसीलिए आपसे बहुत सारे राय पूछी जाती है कि अगर आप ऐसा होंगे तो आप क्या करोगे, इसके बारे में आपका आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है। तो उससे आपके अंदर कि अगर आपको अधिकारी बना दी जाए तो आप किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की चीजों को आप करोगे, ये पता चल जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ये आपको मेथड होती है कि इंसान के परसेप्शन को जानने का, ओपिनियन को जानने का, बिलीव्स को जानने का, उनके एटीट्यूड को जानने का, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर बोले तो इसका हिंदी में बोलते हैं इसको कि शब्द चित्र तकनीक कहते हैं इसको। तो शब्द चित्र तकनीक जो होते हैं मुख्यतः क्या होती है, जो सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में पूछने का तरीका होते हैं, जिससे लोगों के उसके सारे चीजों के उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं, जो टिप्पणी होते हैं, उसको लेकर के उनके अंदर की जो धारणा, विचार, दृष्टिकोण, इन सबको हम जान सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसको रीड कीजिए। Read the following statement and choose the correct code. Radio frequency identification system use radio waves to read and capture information. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो यूज करते हैं हम लोग रेडियो वेव्स सिस्टम यूज रेडियो वेव्स, वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन को रीड करने और कैप्चर करने के लिए। माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपको क्या होता है, कैरेक्टर माइकर कैरेक्टर आर इजी टू फॉरगेट एंड कैन नॉट बी रीरिटन ओवर। ऐसे आपको ओएमआर आप देखोगे कि जब आप बैंकॉक में जाते हो तो उसमें आपका माइकर का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, रीड्स मार्क रिटन इन पेंसिल और पेन इन स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए टर्म, ओएमआर। और ऑप्शन डी बताया जा रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर, स्कैन द टेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट। और ई क्या है आपका, बारकोड्स कैन बी फॉरगेट, सॉरी, बारकोड्स कैन बी फोर्स्ड एंड डैमेज्ड। अब आपके पास ये 5 बातें बताई गई है, इनमें से आप चूज करो कि क्या कौन से सही है एबीसीडी में। सर ए सी डी ई। ऑप्शन बताइए, एबीसीडी में क्या बोलेंगे आप? सी। सी बताएंगे, ठीक है। आपको सारे आंसर आते थे कि आपने मतलब कोई टेक्निक से किया आपने? नहीं, टेक्निक से कर रही थी। सही किया आपने ऐसे। मैं इसको हिंदी में बोल देता एक बार, कई चीजें इसमें बहुत सारी इंग्लिश में बातें आती है, आ गई इसमें। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन। इसको अगर आप बोले तो सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। तो मैं बता देता हूं आपको कि सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो रेडियो के तरंगों का प्रयोग करता है, ये एक वायरलेस सिस्टम को आपका संदर्भ करता है, जिसमें टैग और आपका पाठक, ये दो आपका कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो इसके घटक लगे होते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे शायद, सुने भी होंगे, कई मूवीज वगैरह भी इसके बारे में चर्चा की आपका किया गया था। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखा होगा और भी कई मूवीज देखे होंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें आपको मतलब से थोड़ी थोड़ी आपको चर्चा मतलब मिलती है, और ऐसे भी आप लोग न्यूज वगैरह सुनते ही होंगे।
तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी इसको RFID भी बोलते हैं, RFID। ये एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, रेडियो विच uses radio waves to read and capture information. It refers to a wireless system comprised of two component। क्या क्या होती है, एक होती है टैग्स, एक होती है आपका रीडर्स होती है। तो रीडर जो होती है, ये रीडर, एक रीडर इज अ डिवाइस, ये जो क्या करता है, ये आपका एक से ज्यादा एंटीना के साथ जुड़ी होती है। और जो ये एंटीना क्या करती है, एमिशन करती है, मतलब निष्कासन करती है, निकालती है रेडियो आपका वेव्स को, और एक सिग्नल के जरिए उसको दोबारा उसको आपका कैच की जाती है, उसको रिडायरेक्ट की जाती है। तो इसमें इस अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन ए आपका जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए के साथ अगर करेक्ट होगा तो आप बता दो कौन से कट जाएगा, लास्ट वाला कट ही गया आपका, मतलब ऑप्शन डी जो है वो कट गया। अब आगे का बताओ क्या होना चाहिए आपका, इसको क्या बोला है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसको हम लोग OMR भी बोलते हैं। तो OMR क्या करता है इसका, ये आपका इसका मेन मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होती है कि आपका इट रीड मार्क्स रिटन इन पेंसिल और पेन इन ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए टर्म। इसलिए आप एग्जाम वगैरह देते हो जिसमें काफी इस्तेमाल होता है ये। तो OMR आपका यूज करते हैं कि आपका किसी क्वेश्चन को आपको रीड करने के लिए, खासकर MCQs जो होती है, MCQ के लिए जो पेपर्स वगैरह होती है उसमें हम सेट कर देते थे पहले। और जब आपका कंप्यूटर में नहीं होता था तो हमें क्या होता था, हमें एक शीट मिलती थी और उसमें ABCD होता था, हम इसको काले काले करते थे, गोल गोल आपका जो निशान होती थी जहाँ पे, और इसको भरते थे, फिर उसको कंप्यूटर उसको रीड करता था। हम जैसे जब एंट्रेंस एग्जाम होती थी हम लोग ऐसे ही करते थे, गोला गोला भरते थे उसको और उसको हम दे देते थे। पहले तो पेंसिल से होता था, पेंसिल में जब होता था उसको एडिट एडिट करने का ऑप्शन होता था कि आप उसको मिटा सकते हो। बाद में जब पेन वाला आ गया तो आपको एक बार भर दोगे तो दोबारा मिटा नहीं सकते, वो था। तो ये क्या दिया आपका, बी में दिया है आपका। तो आप बताओ बी हो। सर सी है ना वो, हाँ तो नहीं ऑप्शन सी। नहीं, ये आपका जो है, अच्छा हाँ सी में दिया है OMR। फिर आपका आता है ऑप्टिकल OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ये क्या करते हैं आपका, ये let's use turn scanned images into text so that we can turn पेपर बेस्ड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए होती थी। और इसको हम उस डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में हम इसको, या उसका हम एडिटेबल फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते थे। तो इस तरह से क्या हुआ आपका। और जो आपका बारकोड जानते ही हो, बारकोड क्या उसको डैमेज किया, बारकोड कैन बी फॉल्स या डैमेज, ऐसा हो सकता है बारकोड के साथ। जो आपने अभी तक जैसे बारकोड तो देखती हो कि जब आप अगर कोई मॉल में कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसमें आपका बारकोड का मतलब आपको हमें दिखती है, लाइन 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 बनी रहती है। तो बारकोड को क्षति हम पहुंचा सकते हैं, इससे संबंधित जालसाजी कर सकते हैं। बारकोड क्या होता है, एक डेटा का आपका एक विजिबल रूप होता है, दृश्य रूप होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे जो इंफॉर्मेशन होती है या जानकारी को हम स्कैन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उसको हम एक्सप्लेनेशन कर दे सकते हैं, कितने की है, क्या आपका कितना डिस्काउंट है, सब कुछ इसमें हम इसको बता सकते हैं। इस तरह से इस प्रकार के जो हम जो हमें, क्योंकि वो हमें डेटा को हमें आसानी से अवेलेबल होती है तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या ऑप्शन सी सही है। ये ज्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको नहीं आता तो भी आप जो आपने रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन करके या राइट आंसर को करेक्ट चूज करके अगर देते हो तो ज्यादा अच्छी है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेकंड पेपर में तो बहुत इस्तेमाल होता है, कभी मैं सेकंड पेपर कराऊंगा आप लोगों को, जो योगा का जो पेपर है, आप देखना आधे क्वेश्चन निकल जाती है इस तरह से, हाफ मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे निकल जाती है, इतनी ज्यादा। कभी अगर मौका मिलेगा तो कराऊंगा उसको। इसमें आपको मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ। मैच कीजिए, बताइए, पहले मैच कर लीजिए फिर हम इसको ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलेगा, ये नीचे देखते हैं आप इसका।
रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करो, कोशिश करो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको मैं हिंदी में बोल दूं एक बार, सिलेक्टिव कोडिंग है। इसका मतलब क्या होता है आपका, चयनात्मक कोड कहते हैं इसको, या संकेतिंग कहते हैं इसको संकेत के रूप में या चयन करने के रूप में कहते हैं इसको, सिलेक्टिंग कोडिंग को। फिर क्या आपका, टू डिस्कवर द मोस्ट सिग्निफिकेंट और फ्रीक्वेंट इनिशियल कोड दैट मार्क्स द मोस्ट एनालिटिकल सेंस, एनालिटिकल सेंस। उसके हिंदी में हम क्या करेंगे? सर आंसर बी है क्या? बी फॉर बॉल। आपका आंसर बी आ गया। आपने आंसर निकाला क्या, जानते थे कि आपने मतलब टेक्निक से निकाला आपने? मैंने तो टेक्निक से निकाल रही हूँ सर, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा, आपको कंग्रेचुलेशन, आंसर बी ही है। और तो बहुत अच्छा, बस यही चीज चाहिए होगा। ये अगर आपने अपने आप पे ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे ना टेक्निक से निकालने का ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सर और एक बार हम लोग को समझा दीजिए। ठीक है, to discover the most significant or frequent initial code that makes most analytical sense, ये आपका जो लिस्ट सेकंड का जो इंग्लिश है, इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बार बार आने वाले जो आरंभिक कोड की खोज करना, जो कि सर्वाधिक एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषण परक समझ को बनाता है। फिर आपका क्या है, इनिशियल कोडिंग, कोडिंग मतलब कूट करना, तो इसको बोलेंगे आरंभिक कूट संकेतन। क्या है, द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द कोर कैटेगरी सिस्टमेटिकली relating it to other categories, validating their relationship and filling in categories that need further refinement and development। इसको हिंदी में अगर चेंज कर तो मुख्य कोटि चयन करने की प्रक्रिया, मुख्य कोटि, हाँ, चयन करने की प्रक्रिया जो क्या सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित रूप से, मुख्य कोटि चयन करने की प्रक्रिया व्यवस्थित तरह से इसे दूसरे कोटियों से जोड़ते हुए उस संबंध को वैधता यानी वैलिडिटी यानी वैधता प्रदान करना, और उन कोटियों को पूरा करना जिस जिसके आगे भी आ, जिसके आगे भी परिशुद्ध परिशुद्ध फर्दर रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसके आगे भी परिशुद्ध को और जिसका आगे भी परिशुद्ध और विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसका पूरा हिंदी ये होगा। और थर्ड क्या है आपका, फोकस कोडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रित कूट संकेतन। फोकस मतलब केंद्रित करना। इंग्लिश क्या है आपका, इट स्पेसिफाइज पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज, दीज आर इंटीग्रेटिव, यानी कि ये कोटियों के बीच में संभावित संबंध का ब्यौरा देता है जो समकालीन जो समकलनात्मक होता हो। और चौथा क्या है आपका, थियोरेटिकल कोडिंग, यानी कि सैद्धांतिक कूट संकेतन। क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग डेटा विद डेटा, staying close to and remain open, exploring what is happening in data, construct and keep the code short, simple, precise and active, यानी कि आंकड़ों से आंकड़ों की तुलना, निकट रहते हुए भी आंकड़ों में क्या बदल रहा है उसके लिए उद्धृत करना, या कोड को जो कोडिंग जो दिया है मतलब कूट कह सकते हो हिंदी में, कूट को छोटा, सिंपल और शुद्ध और एक्टिव करना यानी सक्रिय बनाना। ये आपका चार दिया है। तो फिर आपको इसमें से ऑप्शन आपको चूज करनी है कि किसके साथ क्या क्या मतलब क्या होगा। आप देखो, अगर हम मिलाते हैं तो चयनात्मक कूट क्या होती है, कोडिंग, ये चयनात्मक मिला एक बार देखो क्या हो सकता है। इन चारों में से एक के साथ क्या फर्स्ट मैच करेगा?
सिलेक्टिव कोडिंग जो होता है ये आपका स्टेज होता है डेटा एनालिसिस के लिए, जहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट क्या होती है आपका आइडेंटिफाई करते हैं और तब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। हालांकि तब भी आपको ये एम्पेरिकली क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी से हम उसको हम मतलब इसको कह सकते हैं हम जनरेट करते हैं। तो ये हमने बाद में किया था जब हमने रिसर्च और दूसरी चीजें पढ़ा था हमने। ये सिलेक्टिव जो आपका कोडिंग होता है ये क्या करता है, आपका रेफर करता है सब पर्टिकुलर किसी आपका सब्सटेंटिव कोडिंग को, जो इनिशियल कोर के साथ आपका कैटेगरी के साथ आपका कंसेप्ट के साथ आपका आइडेंटिफाई करता है किसी डेटा को। और इनिशियल कोडिंग क्या होती है, इनिशियल कोडिंग हम ओपन कोडिंग भी कहते हैं। ये पहला स्टेप होती है कोडिंग करने के लिए। पर्टिकुलरली क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक होती है। ये क्या होती है, एक ऐसा मेथड होती है जो ग्राउंडेड थ्योरी में काम आता है, जो हम लोग रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था हमने। तो इसमें कंपेयरिंग डेटा डेटा को कंपेयर करना, उसमें आपके मतलब ओपन करना या उसको एक्सप्लोर करना, या डेटा के साथ क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ जैसे आप किसी कंपनी का अगर बहुत बड़ी कोई ऑफिसर हो और उस कंपनी में क्या क्या प्लान बन रहा है वो आपका डेटा के रूप में है, और फिर इस डेटा को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें आप जान रहे हो। तो ये सब चीजें में इसमें क्या होती है, वो इस तरह का इसको कहते हैं इनिशियल कोडिंग के अंतर्गत आप कि आपके डेटा के साथ क्या क्या मतलब प्रोसेसिंग हो रही है ये सब आप जानते हो आप। तो इसका कंस्ट्रक्ट करना और उस कोड को शॉर्ट करना, सिंपल करना और प्रीशियस करना, इसके हिसाब आपका इनिशियल कोड का काम होता है। फिर जब आपका फोकस कोडिंग होती है ये आपका मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। फोकस कोडिंग क्या होती है, ये आपका डिस्कवर करता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट या फिर कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट इनिशियल कोड जो आपका डेटा को एनालिटिकल सेंस देता है, बहुत अच्छे मतलब काफी आपका प्रोडक्टिव रूप में उसको एनालिसिस करने के लिए एनालिटिकल सेंस देता है। फिर आपका आता है थियोरेटिकल कोडिंग। ये आपका क्या है, ये रैशनल मॉडल कह सकते हैं इसको, जो आपका सब्सटेंड करता है कोड को, पर्टिकुलर कैटेगरी को, जो उस कैटेगरी से रिलेट करता है। जैसे मान लो न्यूमेरिक डेटा है, तो न्यूमेरिक के साथ अगर मैच कराओगे तो आप कह सकते हो कि कौन आपका ग्रेटर है कौन लेस है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह के। इसलिए हम कहते हैं इसको कोर कैटेगरी में आता है ये। तो ये क्या करता है, आपका स्पेसिफाई करता है एक पॉसिबल रिलेशनशिप को बीच में किसके बीच में, जो आपस में जो कैटेगरी है उनके बीच में। अब जैसे मान लो अगर अमेजन में जाते हो तो वो उन्होंने कैटेगरी बना के रखा है, कैसे आपको खाने पीने का सामान की एक अलग कैटेगरी है, किताबों की एक अलग कैटेगरी है, ऐसे ही आपका जो है मेडिसिन का एक अलग कैटेगरी है। आप किसी को अगर मान लो कि खाना खाने की जरूरत है या सब्जी की जरूरत है तो मेडिसिन के कैटेगरी में जाकर तो ढूंढेगा नहीं। तो क्या करता है वो अलग अलग करके वो मतलब उनके संबंध बनाता है और उसको सेपरेट करता है। ये आपका थियोरेटिकल कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब बताओ क्या ए के साथ कौन सा करेक्ट होगा, अगर ए सर के मैंने बी बोला ना, तो मैंने सिर्फ एक लॉजिक लगाया था। हम्म इनिशियल कोडिंग जो हम करेंगे हम्म उसमें कंपेयरिंग डेटा विद डेटा, बस बस स्टेइंग क्लोज टू एंड रिमेन ओपन टू एक्सप्लोरिंग हाँ व्हाट इज हैपनिंग इन डेटा। हम्म मतलब पहले तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि वो किसके क्लोज रह पा रहा है, और हम्म ओपन रहेंगे उसको चेंज करने के लिए कहीं और भेजना है। तो मतलब जैसे मुझे ऑप्शन चूज करना है तो मैं वैसे ही चूज करती हूँ। पहले इनिशियल कोडिंग का एक मिल गया, उसको मैंने बना के रखा दिमाग में कि ये इसका फिट हो रहा है ऑप्शन बी के लिए 4। लेकिन मैं ओपन रहती हूँ, बाकी के भी पढ़ लेती हूँ उसको सूट हो रहा है क्या। बिल्कुल। तो मैंने बी का 4 देख लिया, बी हम्म, का 4 आ रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में, तो मैंने आंसर बोल दिया। बिल्कुल। इतने हमने जो बात किया, और अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो भी आप सही आंसर तक पहुंचते हो, ये मैं बताना चाह रहा था बार बार। बाकी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया मतलब इसका आंसर निकलती कैसे है। एक के साथ आपका सेकंड निकल जाएगा, फिर आपका क्या होगा, एक के साथ अगर सेकंड निकलेगा फिर आपका के साथ बी 4 के का साथ बी के साथ आपका आ जाएगा, बी के 4, साथ आपका 4 आ जाएगा, सी के और साथ सी के साथ आपका फर्स्ट आ जाएगा, और और डी के साथ डी बन 3। जाएगा आपका, डी के साथ आपका थर्ड हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ।
इतना मैं डिस्कस इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग उस चीज को पकड़ो कि जरूरी नहीं नहीं, कि वो जरूरी है कि अभी आपने बताया तभी समझा कि थियोरेटिकल कोडिंग क्या है, तो वो रिलेशनशिप बनाता, इट स्पेसिफाइज पॉसिबल रिलेशनशिप, और बाकी फोकस्ड कोडिंग क्या है, तो वो इनिशियल कोडिंग बनाता है और मेक्स द मोस्ट एनालिटिकल सेंस। तो ऐसे पता तो चला, आपने समझाया, वो अच्छी ही बात रही फाइनली। नहीं, वो तो जानना ही है, क्योंकि मान लो कि किसी और क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये चार के चार में से कोई एक आपको दिया जाएगा, बाकी कुछ नया नया रहेगा, तो अगर आपको ये चारों का मीनिंग पता रहेगा तो वहां पे भी आप इसको सही आंसर को या गलत आंसर को निकाल पाओगे ना। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और जानने के बाद भी आपको समय बचाने के लिए भी आपको जो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन ये प्रैक्टिस से आ जाती है। मैं बता रहा हूं ना, आप देखो अभी एक पेपर पूरी नहीं हुई, आपको कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ ना। आंसर अगर नहीं भी पता तभी आप पकड़ पा रहे हो ना, यही चीज आपको धीरे धीरे सारा आंसर तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आंसर को एक्सप्लेन करने में जितना देखो कितना समय लगता है ना, ये टाइम आपका बच जाएगा एग्जाम में अगर आप उस तरह से कोशिश करते हो तो। और कल हम इसको आगे करेंगे और कल एक नया पेपर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगले अगले क्लास में हमारा ये पेपर 2021 का पेपर थोड़ा सा अलग था भी। जब हम 2019 का पेपर करेंगे देखना, वो थोड़ा सा इससे काफी मतलब इजी कोई पेपर आया था। 2021 और 22 का पेपर जो है काफी कुछ चेंज किया है, काफी मतलब आपको सोचने के लिए काफी कुछ नए नए चीजें मिली इसमें। इसलिए मैंने सबसे पहले 2021 पेपर को हमने शुरू किया, और इसके पीछे का जो पेपर जाएंगे काफी आसान था, इसे करेंगे हम और देखने को और आसान लगेगा। जीके वाला कब लेंगे सर? हम मैराथन क्लास लेंगे। मैराथन क्लास में एक बार हमें यूनिट 9 करेंगे, यूनिट 10 करेंगे, और दोनों में हमको 3-3 घंटा चाहिए होगा। लोगों से